डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर, जो टॉपिक अपना चल रहा है फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो 7 प्रकार के अधिकार हैं, उनमें पिछली ऑनलाइन क्लास में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा जो आपको मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब 5वां जो अपना मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की व्याख्या की गई है। इस अनुच्छेद 29 में बताया है कि भारत के सभी नागरिकों व प्रत्येक वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने की स्वतंत्रता है और राज्य द्वारा संचालित या राजवित्त पोषित शिक्षा संस्थाओं में नागरिकों को धर्म, जाति, वंश तथा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 में ये बात बताई गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार है। आर्थिक सहायता देते समय राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं में धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उपयुक्त प्रावधान भारतीय समाज में विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने होते एकता की भावनाओं को साकार करते हैं। राज्य के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों ही वर्गों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की रक्षा तथा संवर्धन का अधिकार दिया गया है। यह प्रवृत्ति स्व की यानी कि खुद की स्व की रक्षा, साथ ही पर के अस्तित्व व अस्मिता के लिए सहन शक्ति व उदारता की ओर संकेत करती है। ये संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के इस भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। कोई भी सिद्धांत कितने भी खूबसूरत शब्दों में क्यों न गढ़ा गया हो, उसका उद्देश्य कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसकी व्यावहारिकता संदिग्ध हो तो वह निरर्थक ही होगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने की व्यवस्था की गई है। किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार यदि हनन होता है तो उसे न्यायालय की शरण लेने का अधिकार है और विधायिका द्वारा निर्मित वे कानून तथा कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित वे गतिविधियां जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा निम्नलिखित लेख जारी किए गए हैं, जो निम्न हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसमें बताया है कि कोई व्यक्ति यदि यह अनुभव करता है कि उसे बिना वजह
बंदी बनाया गया है तो उसकी प्रार्थना पर न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि निश्चित समय व स्थान पर उस व्यक्ति को उपस्थित करें ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। यदि न्यायालय बंदी की प्रार्थना को सही पाता है तो उसे तुरंत मुक्ति प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस लेख का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। परमादेश: कोई पदाधिकारी यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे इस आज्ञापत्र के द्वारा कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाना ही परमादेश है। प्रतिषेध: जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, यह निषेधात्मक कार्रवाई है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय यदि अनुभव करे कि कोई कार्यवाही निम्न न्यायालयों का अर्ध न्यायिक अभिकरणों के कार्यक्षेत्र के बाहर है तो वे उन्हें उस मामले में कार्रवाई न करने का आदेश दे सकते हैं। उत्प्रेक्षण: किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेजने के लिए यह आज्ञापत्र जारी किया जाता है। इस आज्ञापत्र के द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी विवाद की सूची भी मंगवा सकते हैं। अधिकार प्रच्छा: कोई पदाधिकारी यदि अपने वैधानिक सीमा के बाहर जाकर कार्य करने लगता है तो न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार का कार्य करने के संबंध में पूछताछ की जा सकती है। तो ये थे अपने मूल अधिकार, जो 6 प्रकार के मूल अधिकार बताए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा बताया गया है कि भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार थे। और जो 7वां संपत्ति का अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार अब एक प्रकार से मूल अधिकार नहीं रहा, वो कानूनी अधिकार बन गया है। कि आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को जो 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, उनमें 6 जो मैंने अभी आपको व्याख्या की, ये अधिकार यानी कि जो ये अधिकार हैं, इसके अलावा संपत्ति का अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 31 भी शामिल था। लेकिन तो इसमें संपत्ति का अर्जन तथा व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता, परिश्रम तथा रचनात्मक का परिचायक है। संपत्ति रखने का अधिकार व्यक्ति को और भी प्रयास, श्रम तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह और भी संपत्ति अर्जित कर सके तथा अपनी क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास कर सके। इन्हीं सब मानवीय मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव होने लगा कि सामाजिक, आर्थिक विकास तथा कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार रूप देने में यह अधिकार कहीं बाधक तो नहीं हो रहा है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में संपत्ति के संबंध में किया गया। अभी तक संविधान में व्यवस्था थी कि बिना मुआवजे के किसी की संपत्ति लेने संबंधी कानून नहीं बनाया जा सकता, पर 1951 के संशोधन के बाद राज्य बिना मुआवजे के भी किसी व्यक्ति की भूमि ले सकता है। तो ये एक प्रकार से 1951 के संशोधन में हुआ। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए वह व्यवस्था आवश्यक थी। 1955 में संविधान का चौथा संशोधन फिर संपत्ति से संबंधित था, जिसके अनुसार संपत्ति अर्जन करने के बदले में राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, लेकिन क्षतिपूर्ति की मात्रा विधानमंडल द्वारा तय की जाएगी तथा क्षतिपूर्ति की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी। संविधान के 24वें संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, के संशोधन का अधिकार होगा। संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में इस निर्णय के लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है।
जैसे कि प्रारंभ में यह समझा जाता रहा था कि मौलिक अधिकार संविधान का भाग है, अतः संविधान के अन्य भागों की भांति इसका संशोधन संभव है। 17वें संविधान संशोधन द्वारा इस स्थिति को स्वीकार किया गया था, लेकिन 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह स्थिति सामाजिक आर्थिक विकास के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। अतः 24वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया। 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31(2) में मुआवजा शब्द हटाकर राशि शब्द जोड़ दिया गया। इसी प्रकार 25वें संशोधन द्वारा भूमि सीमाकरण के लिए राजभूमि अधिग्रहण कर सकता है तथा उसका मुआवजा व्यवस्थापिका निश्चित कर सकती है। न्यायालय को मुआवजा की धनराशि पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा। ये 25वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 31(2) में किया गया। संविधान के 44वें संशोधन 1979 द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय से निकाल दिया गया। अब यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, लेकिन साथ ही यह व्यवस्था की गई कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकरण के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार 44वें संविधान संशोधन के पश्चात सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा अधिग्रहित की गई व्यक्तिगत संपत्ति के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, व्यवस्थापिका के कानून ही पर्याप्त हैं। न्यायालय में भूमि अधिग्रहण के उद्देश्यों के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, उस अधिग्रहण के बदले मुआवजा दिया जाएगा या नहीं। तो मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार के हटने से व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने, संग्रहण करने, गिरवी रखने, बेचने, उपहार देने, आदान प्रदान करने तथा उत्तराधिकार निश्चित करने का अधिकार है। अभी भी कानूनी व्यवस्था के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह के कानूनी अधिकार बन गया है। दम